मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय जहां उनके साम्राज्य क्षेत्र में स्वर्णकाल था, वहीं दक्षिणी भारत में उस दौर में यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक करीब 700 साल तक संगम युग चल रहा था। जिस तरह प्रयागराज में संगम पर कुंभ लगता है, तो उस पुण्य लाभ को लेने के लिए संत और विद्वान इकट्ठा होते हैं। कुछ ऐसा ही था संगम युग, जहां विद्वानों के सम्मेलन को संगम कहा जाता था और इसीलिए इस काल का नाम संगम युग पड़ा। प्राचीन भारत के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे संगम युग के बारे में। ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। संगम से अर्थ तमिल कवियों का संघ है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख और अशोक के दूसरे शिलालेख में तमिल क्षेत्र के राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसी भी दौर में लोगों की जीवन शैली की जानकारी उस दौर के साहित्य से पता चलती है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्यों का शासन था। पांड्य तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्र में, चेर केरल में और चोल तमिलनाडु के उत्तर में थे। दक्षिण भारत में जिस चोल साम्राज्य के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, ये उससे अलग, उससे भी प्राचीन चोल साम्राज्य था, जिसकी राजधानी उरायूर थी और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। जबकि इसके बाद चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य के प्रभावशाली राजा कराईकल थे, जिन्होंने पोहार और कावेरी पत्तनम बंदरगाहों का निर्माण करवाया था। चोल कॉटन के व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। चोल राजवंश की तरह चेर नाम से भी 2 राजवंश हुए। प्राचीन चेर राजाओं की राजधानी वंजी थी और इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। उदयन चेरियल इस वंश के संस्थापक थे। हालांकि सिंगथुवन चेर वंश के प्रमुख राजा थे, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। चेर राजवंश में प्रमुख रूप से रोम से व्यापार होता था। पांड्य राजवंश के प्रमुख राजा नेदुंजेलियन थे, जिनकी राजधानी मदुरै थी और इस राजवंश का प्रतीक मछली था। पांड्य राजाओं के क्षेत्र में मोतियों का व्यापार होता था। रामायण महाभारत के अलावा मेगस्थनीज की किताब इंडिका में भी पांड्य राजाओं का जिक्र मिलता है। इन्हीं पांड्य राजाओं ने संगम का आयोजन करवाया था। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर संगम काल को 3 संगमों में विभाजित किया जाता है। ये समय तमिल साहित्य के लिए स्वर्ण युग था। उस समय तमिल साहित्य के सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई। मदुरै में हुए पहले संगम में माना जाता है भगवान खुद सम्मिलित हुए थे। पहले संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्यार ने की थी, जिन्हें उत्तर भारत में हम ऋषि अगस्त के नाम से जानते हैं। हालांकि इस संगम का साहित्य अब नहीं बच सका है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्कपियम मौजूद है, जिसके लेखक तोलक्कपियार थे। व्याकरण के अलावा ये ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक के साथ आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी देता है। तीसरा संगम एक बार फिर मदुरै में हुआ। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथ और महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ तिरुकुरुल तमिल भाषा का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी काल में लिखा गया था। प्राचीन दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी का प्रमुख जरिया संगम काल का साहित्य ही है। संगम काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हालांकि राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से भी जाना जाता है। राजा की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। कताई, बुनाई, आभूषण से लेकर यहाँ के जहाज निर्माण भी दुनिया भर में मशहूर थे। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो तोलक्कपियम ग्रंथ से 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। एक था ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा अरसर यानी शासक या योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग को बेनिगर और खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को विल्लाल वर्ग का कहा जाता था। संगम काल में दास प्रथा नहीं थी। संगम काल में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं का भी इस दौर में भरपूर सम्मान किया जाता था। ओबियार नचेलियर जैसी महिला कवित्री थीं, जिन्होंने तमिल साहित्य में अहम योगदान दिया।
संगम काल में दक्षिण भारत में देश के बाकी हिस्से से सांस्कृतिक संपर्क बेहद मजबूत था। अगस्त्य और कौंडिन्य ऋषि इस बात का उदाहरण है। इसके साथ ही आपसी संघर्ष के प्रमाण नहीं मिलते हैं। संगम साहित्य ने न सिर्फ भारतीय धरोहर को मजबूत किया है, बल्कि तत्कालीन समाज का सही चित्रण कर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। संगम काल 3री शताब्दी तक पतन की ओर बढ़ गया। प्राचीन काल की अगली कड़ी में हम जानेंगे वर्धन वंश के बारे में। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।